नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और 9 मार्च 2023 में जो आपका एसएससी सीएचएसएल का पेपर हो रहा है, उसमें से जो तीसरी शिफ्ट का आपका एग्जाम हुआ है, उसके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम अपने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना या उद्देशिका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान का जो उद्देशिका है, उद्देशिका का विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने किस देश के संविधान से लिया है। इसमें जो पहला ऑप्शन है यूएसए, तो उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। वित्तीय आपातकाल यूएसए से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है, लेकिन वित्तीय आपातकाल यूएसए से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया उद्देशिका की भाषा अर्थात प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अगला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, डीपीएसपी। ये आयरलैंड से प्रेरित हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प की नीति लागू की। तो पहला ऑप्शन है कैनिंग। कैनिंग का जो कार्यकाल है ये 1856 से 1862 तक रहा। इसके कार्यकाल को दो कालखंडों में बांटते हैं, 1856 से 1858 तक। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। और 1858 से 62 तक यह भारत के प्रथम वायसराय के रूप में काम करता है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है। इसके समय में अर्थात इसके कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ। इसी के कार्यकाल के दौरान 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इसी के कार्यकाल के दौरान 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। अगला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का कार्यकाल है 1828 से 1835। इसके भी कार्यकाल को दो कालखंडों में बांटते हैं, 1828 से 33 और 1833 से 35। 28 से 33 इस दौरान ये बंगाल का अंतिम गवर्नर, और 1833 से 35 तक भारत का प्रथम गवर्नर। तो 1833 से 35 तक भारत का प्रथम गवर्नर बना ये गवर्नर जनरल 1833 से 35 तक, और 1828 से 33 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही 1833 का चार्टर एक्ट आया, और इसी के शासनकाल में 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। इसके बाद ठगी प्रथा को समाप्त किया गया, और 1835 में मैकाले की अध्यक्षता में भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया। अगला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। इसका कार्यकाल रहा गवर्नर जनरल के रूप में 48 से 56 तक, 1848 से 1856 तक। और इसके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना है राज्य हड़प नीति, अर्थात इसने भारतीय शासकों के राज्यों को हड़पना शुरू किया। यदि उनके खुद का कोई पुत्र नहीं होता था तो वो राजा महाराजा किसी पुत्र को गोद ले लेते थे, तो उनकी वो राज्य की संपत्ति अर्थात उन राजाओं के वो गोद लिए हुए पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बनते थे। वो उन राजाओं का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन जाता था, उनका हिस्सा बन जाता था। यही है राज्य हड़प की नीति। इसी के कार्यकाल में पहली यात्री ट्रेन शुरू हुई, इसी के कार्यकाल में। तो ये भी याद रखना है। लॉर्ड एलन बरो, ये 1800
42 से 44 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहता है और इसी के कार्यकाल में 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा को समाप्त किया गया इसी के समय में। तो आपसे पूछा गया राजा हड़पनीति डलहौजी के समय में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये 1951 से 56 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली और ये पंचवर्षीय योजना ये पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली और इसमें पीसी महालनोबिस मॉडल को प्राथमिकता दी गई। पीसी महालनोबिस मॉडल को प्राथमिकता दी गई और अर्थात पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को, दूसरी में उद्योगों को। पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली और यह कृषि और उद्योग दोनों पर इसमें प्राथमिकता दी गई और यह पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान तथा आत्मनिर्भर बनाना। तो अर्थव्यवस्था को गतिमान और अर्थव्यवस्था को गति देना और उसे आत्मनिर्भर बनाना, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसके बाद 1966 से 69 तक 3 वर्ष का गैप आ जाता है, योजनाओं का कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आती है और फिर इसके बाद 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है और चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी और इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया वो स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये लक्ष्य रखा गया चौथी पंचवर्षीय योजना का। और इसमें आपसे पूछा गया पीसी महालनोबिस मॉडल पर, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन, इसमें पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो आईसीसी वुमेन विश्व कप 2023 इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और आईसीसी पुरुष विश्व कप या मेल विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ। ऑस्ट्रेलिया अगला ऑप्शन है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। पेरिस तो ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे, तो 2024 वाले ओलंपिक पेरिस में होंगे। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होंगे और आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था, 2021 में हुआ, 20 में होना था, कोविड-19 के कारण डिले हुआ। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते। कुल पदक भारत के कुल पदक थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता और किस क्षेत्र में? भाला फेंक में जीता। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। अगला ऑप्शन है 19। तो ये कहानी पहले और दूसरे वाले ऑप्शन की ओलंपिक की है, टोक्यो ओलंपिक।
और ये वाले दोनों ऑप्शन टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते। भारत ने कुल 19 पदक जीते, 19 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक थे। 5 स्वर्ण पदक जीते 19 में से। तो टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के बारे में पदक के संबंध में जानकारी है। कुल पदक ओलंपिक में जीते 7, जिनमें से 1 गोल्ड था। कुल पदक जीते टोक्यो पैरालंपिक में 5, जिनमें से 19, जिनमें से 5 गोल्ड थे। तो आपसे पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड के बारे में, तो 1 हो जाएगा आंसर आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है? तो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और सर्वाधिक भंडार कहां पर है भारत में मैग्नीज के? सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। केरल में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन होता है, थोरियम, जिसका अयस्क मोनोजाइट है। मोनोजाइट। कर्नाटक सर्वाधिक सोने का उत्पादन और भंडार कर्नाटक में। भंडार के बारे में तो अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक में है। यही कोलार सोने की खान है। तो कर्नाटक में सर्वाधिक सोने का उत्पादन। केरल में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन, जिसका अयस्क मोनोजाइट है। सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार उड़ीसा में। सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिंघावा पहाड़ी से होता है। सिंघावा पहाड़ी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी आ जाता है इधर। उड़ीसा महानदी का मुहाना है। महानदी का मुहाना उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा में ही महानदी में दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। अगला ऑप्शन है उत्तराखंड। गंगा और यमुना का उद्गम उत्तराखंड से होता है। अगला ऑप्शन है केरल। तो केरल की 2 प्रमुख नदियां हैं जो पेपर में हाल ही में पूछी गई थी, पेरियार और भरतपुंझा। पेरियार और भरतपुंझा ये केरल की प्रमुख नदियां हैं। भरतपुंझा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। तमिलनाडु के वैगई में है, सॉरी तमिलनाडु के मदुरई में है। मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई शहर में मीनाक्षी मंदिर है। मदुरई वैगई नदी के तट पर है। और तमिलनाडु में के तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है। और यहां पर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में भी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। ऐसे मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर, कनरिया महादेव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लिंगराज मंदिर, तो एक ऑप्शन और लिख लेते हैं, उड़ीसा। तो लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा के में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे 2022 में दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? 2022 में किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है मानिक शाह, ये त्रिपुरा के पुनः मुख्यमंत्री बने, त्रिपुरा के सीएम बने। ये आपसे क्वेश्चन अलग पूछा गया तो हमने इसी में शामिल कर लिया है। शिवपाल सिंह, 2025 तक इन्हें ओलंपिक से बैन कर दिया गया है डोपिंग के कारण। शरद कमल, ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला इन्हें 2022 के लिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के लिए। तो आज हम अपने इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से थर्ड शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं और आप लोग इन वीडियोस को ध्यान से देखें। आगामी शिफ्ट में, यदि आगामी डेट में आप लोगों के एग्जाम है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान से सुने, वीडियो को कई बार देखें, फैक्ट याद हो जाएंगे, नोट्स बना लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।